चल रहा है, सेकंड चल रहा है। हाँ सर। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है बीआरएफ पढ़ेंगे। आपका बीआरएफ का एग्ज़ाम 11 तारीख को है, इसलिए जो है हम आप सभी को बीआरएफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। मैं चैप्टर वाइज जो है जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, किसी चैप्टर से 25, किसी से 30, किसी से 40, ऐसे करके जो है पूरा पढ़ाऊँगा। कई सारे वीडियो बनेंगे, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप क्रमशः जो है वीडियो देख लीजिएगा। मैंने पिछले कास्ट अकाउंटिंग में और कंपनी लॉ में बनाया था, उसमें से तमाम क्वेश्चन फंसे थे या फिर जो है उसी पे आधारित क्वेश्चन आए थे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज इनएक्टेड ऑन, यानी भारतीय अनुबंध अधिनियम किस तारीख को अधिनियमित किया गया। पहला ऑप्शन है 25 मार्च 1972, 25 अप्रैल 1972 और 25 मई 1972 और 1 सितंबर 1972। बच्चों, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वास्तव में तो वो 1 सितंबर 1972 को लागू हुआ था, लेकिन 25 अप्रैल 1872 को, ये हमने 1972 बोल दिया क्या? ठीक है, सॉरी। यह अधिनियम 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था, लेकिन 25 अप्रैल 1872 को अधिनियम या अधिनियमित किया गया था, यानी कानून के रूप में जो है हस्ताक्षरित किया गया था। तो अब देखिए यहाँ पर दो प्रश्न बन सकता है। एक प्रश्न ये बन सकता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू कब हुआ, तो उसका आंसर होगा 1 सितंबर 1972। लेकिन जो ये प्रश्न है वो ये पूछ रहा है कि ये अधिनियमित कब हुआ, यानी कि इन एक्ट कब हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है 25 सितंबर 1872। ठीक है, तो ये दो प्रश्न को कवर करता है, भले से एक ही प्रश्न है लेकिन दो प्रश्न है। ठीक है जया, अगर मान लो पूछ ले आपसे कि ये नियम कब लागू हुआ, तो उसका सही आंसर होगा 1 सितंबर 1872। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। लिखा है विधि द्वारा परिवर्तनीय करार क्या कहलाता है, यानी कि एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज, यानी कि कोई एग्रीमेंट अगर वो इनफोर्सेबल होता है तो किसका रूप ले लेता है, कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेता है। ठीक है, पहले एग्रीमेंट होता है और फिर उसके बाद क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो इसमें सही उत्तर क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, दिस डिफिनीशन इज गिवन अंडर, यानी ये एग्रीमेंट की डिफिनीशन है कि प्रत्येक वचन या वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए क्या हो, प्रतिफल हो। ठीक है, तो ये प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि इस सेक्शन में किसकी परिभाषा दी गई है, या फिर परिभाषा देके आपसे सेक्शन पूछ लिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 2E, यानी इस सेक्शन में जो है इसकी परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ए कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज, यानी कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा क्या है। पहला ऑप्शन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, दूसरा है सोशल एग्रीमेंट, तीसरा है मॉरल ड्यूटी और चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों, एग्रीमेंट तो कैसा भी हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वही होता है जिसे हम इनफोर्सेबल बाय लॉ करा सके, यानी कि कोर्ट के द्वारा उसे परिवर्तनीय करा सके। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एन एग्रीमेंट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन, यानी कि कब एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेता है। पहला ऑप्शन है व्हेन कंसिडरेशन एग्जिस्ट, व्हेन लीगली इनफोर्सेबल, व्हेन रिटेन एंड व्हेन रजिस्टर्ड। हमें लगता है कि अगर हम गलत ऑप्शन पढ़ते हैं तो उसमें ज्यादा समय लगता है, और एग्जाम के टाइम में आप अधिक से अधिक जो है क्वेश्चन करना चाहते हैं,
तो मैं सीधे आंसर पे ही चर्चा कर ले रहा हूँ, बाकी गलत आंसर को क्या कर रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो एन एग्रीमेंट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का रूप तब लेता है जब उसे कानून के द्वारा परिवर्तनीय कराया जा सके। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, व्हेन लीगली इनफोर्सेबल, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट, कॉन्ट्रैक्ट क्या बनाता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ किया जाए तो क्या बनता है, तो सही इसका उत्तर होगा लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। करेक्ट आंसर क्या होगा, लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उस कॉन्ट्रैक्ट के परिणाम स्वरूप किसी के ऊपर कोई दायित्व तो नहीं बनता, या फिर तो थोड़ा छोटा ज्यादा छोटा, अगर किसी के ऊपर दायित्व तो नहीं बनता तो वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं ले पाता। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये पहले लिखित एग्जाम होता था तो ये क्वेश्चन के रूप में आता था, लिखा ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना आवश्यक है, एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर वैलिड है तो उसमें क्या होना चाहिए, पहला है फ्री कंसेंट होना चाहिए, अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो वो वाइडेबल हो जाएगा। दूसरा है लॉफुल कंसीडरेशन, कंसीडरेशन होना भी आवश्यक है। कहा जाता है विदाउट कंसीडरेशन एनी कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, तो ये भी सही है। फिर है लॉफुल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। इसका मतलब ये सभी सही है, तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, अगर बिना कंसीडरेशन के कोई एग्रीमेंट किया गया तो क्या होगा, वैलिड, वाइड, इनलीगल और इनफोर्सेबल। तो अभी मैंने आपसे बोला था कि अगर कोई भी कंसीडरेशन बिना प्रतिफल के है, हाँ कुछ परिस्थितियां होती हैं वो एक्सेप्शन में आता है, नहीं तो मोस्टली जो है क्या होता है विदाउट कंसीडरेशन एनी कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इनफोर्सेबल। इसका मतलब वो इनफोर्सेबल ही नहीं हो सकता। तो पूछा है कि कंसीडरेशन के बिना, तो कंसीडरेशन के बिना वो क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, यानी कि उसे इनफोर्सेबल नहीं कराया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन, कह रहा है कि सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं कब, कब बन सकते हैं, जब उनके अंदर ऐसा गुण हो कि उसे कोर्ट में जाकर के इनफोर्सेबल कराया जा सके। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, लीगली इनफोर्सेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लिखा है when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto the proposal is said to be, यानी कि वह व्यक्ति जिसे प्रस्ताव किया गया उस पर अपनी सहमति व्यक्त करता है तो प्रस्ताव क्या कहलाता है। ठीक है, तो पहला तो ऑफर है, दूसरा एक्सेप्टेंस है, तीसरा प्रॉमिस है और चौथा एग्रीमेंट है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर मान लीजिए किसी के साथ प्रस्ताव किया जाता है, प्रपोजल किया जाता है, अब वो प्रपोजल क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या बन जाता है, स्वीकृति। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट लिखा है ए रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज डिफाइंड इन, रेसिप्रोकल जो है किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर सेक्शन 2F, यहाँ पर सेक्शन 2F, और यहाँ पर ये डिफिनेशन दे दिया गया है ताकि आप समझ सके कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है। तो क्या लिखा है रेसिप्रोकल प्रॉमिस की डिफिनेशन, कि लिखा है प्रॉमिस विच फ्रॉम द कंसीडरेशन
आर पार्ट ऑफ द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, यानी कि आपके कंसीडरेशन का कुछ हिस्सा, कंसीडरेशन का कुछ हिस्सा जो है प्रॉमिस किया गया है, ठीक है, यानी कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस, प्रॉमिस विच फॉर द कंसीडरेशन, यानी उसका कुछ हिस्सा क्या कर दिया गया है, एक दूसरे के लिए प्रतिफल के रूप में कार्य करता है, ठीक है, यानी कंसीडरेशन का कुछ हिस्सा एक दूसरे के लिए क्या करता है, प्रतिफल के रूप में कार्य करता है, तो उसे हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, A proposal under the Indian Contract Act 1872 is defined in which section, यानी कि प्रपोजल की परिभाषा किस सेक्शन में दी गई है, तो शुरुआत ही होता है किससे, सेक्शन 2A से, और उसी में प्रपोजल की डेफिनेशन दिया गया है। क्या डेफिनेशन दिया गया है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मुख किसी कार्य को करने अथवा न करने की इच्छा इस उम्मीद से रखता है कि सामने वाला उस कार्य को करने अथवा न करने पर अपनी सहमति व्यक्त करेगा, तो कहा जाता है कि पहले ने दूसरे के सामने क्या किया, प्रपोजल दिया। ये हमने यहाँ पे डेफिनेशन भी मेंशन किया हुआ है। वैसे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं इनका एक्सप्लेनेशन मैं जो है अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें जा करके इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि अगर मैं सारा एक्सप्लेनेशन दे करके पढ़ाऊंगा तो बहुत जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाए। हाँ, सामान्य लेक्चर जब होता है उसमें तो डिफाइन किया ही जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसके समक्ष प्रस्ताव किया जाता है उसके प्रति अपनी सहमति व्यक्त करता है तो प्रस्ताव को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न है। यानी कि अगर किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सम्मुख कोई प्रस्ताव किया, अब वो प्रस्ताव क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, तो फिर क्या कहा जाता है या वो क्या बन जाता है। तो प्रोफेसर शर्मन ने कहा था कि अगर किसी प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त किया जाता है तो ये ठीक वैसे ही होता है कि कोई बारूद से बड़ी भरी हुई रेलगाड़ी है और उसमें माचिस का तिल्ली लगाना, जैसे ही आप हाँ बोलोगे, एक्सेप्ट करोगे, वो तुरंत प्रॉमिस का रूप ले लेता है। यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट, यानी कि एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम अ प्रॉमिस। यहाँ पर सेक्शन 2B में इसकी डिफिनेशन भी दी गई है, जो थोड़ा सा हमने मेंशन किया हुआ कि प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। अगला क्वेश्चन है कि ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस, दिस इज स्टेटेड इन, यानी कि स्वीकृत होने पर एक प्रस्ताव एक वचन बन जाता है, यह किस सेक्शन में कहा गया है। ऊपर परिभाषा भी दिया है और नीचे भी दिया हुआ है, तो किस सेक्शन में कहा गया है, सेक्शन 2B में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एक्सेप्टेंस मस्ट बी, अगर जो स्वीकृति है वो कैसी होनी चाहिए। देखिए, जब भी कोई प्रपोजल देता है तो स्वीकार करने वाला व्यक्ति जब उसे एज इट इज स्वीकार करता है तभी वो एक्सेप्टेंस माना जाता है। अगर उसे एज इट इज स्वीकार नहीं किया, कोई शर्त लगा दिया, इसका मतलब है कि उसने प्रस्ताव को नहीं माना, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, लिखा है पूर्ण एवं सशर्त, नहीं, ये नहीं हो सकता है। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, पूर्ण और शर्त रहित तो होना चाहिए। अगर कोई शर्त लगा करके आप एक्सेप्ट करते हैं तो वो स्वीकृति नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेप्टेंस को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो किस सेक्शन में बेटा, 2B में, और यहाँ पे परिभाषा भी लिखा हुआ है, सेक्शन 2B, और इसका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
स्वीकृति कब तक होनी चाहिए ताकि अनुबंध बन सके? ये बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है कि स्वीकृति कब तक हो जानी चाहिए। तो भाई जितने समय के लिए प्रस्तावक ने समय दिया है उतने के अंदर क्या हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए, एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब स्वीकृति में कोई बदलाव किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? यानी कि व्हेन इट इज कॉल्ड व्हेन एक्सेप्टेंस इंक्लूड एनी मॉडिफिकेशन, तो इसे कहा जाता है प्रति प्रस्ताव या काउंटर ऑफर। जैसे आप दुकान पे सामान खरीदने जाते हो तो दुकानदार ऑफर करता है कि हम इतने रुपए, आप ऑफर करते हो कितने रुपए में दे दो, तो दुकानदार कहता नहीं हम आपको इतने रुपए में नहीं दे सकते, ठीक है। तो आप कहते हो 100 रुपए में दे दो, तो फिर वो कहता नहीं 110 दे दीजिए। तो एक दूसरे से जो आप बातचीत करते हो उसको हम काउंटर प्रपोजल या प्रति प्रस्ताव कहते हैं, और वहां एक्सेप्टेंस नहीं होता। अगला प्रश्न है नॉर्मल सा प्रश्न, क्या मौखिक प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, यस। प्रपोजल लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्ताव का रद्दीकरण कब तक किया जा सकता है? यानी कि until when can an offer be revoked? आप सोचिए, मैंने आपको ऑफर दिया तो मैं अपने ऑफर को कब तक तोड़ सकता हूँ? तभी तक तोड़ सकता हूँ जब तक आपकी जानकारी में ना आए, ठीक है। और जैसे ही आपकी जानकारी में आ जाएगा तो फिर आप ऑफर क्या कर लोगे? स्वीकार कर लोगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा स्वीकृत होने से पहले। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट, यानी कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाता है? करेक्ट आंसर इसका है कि इट कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड, यानी वह कम्युनिकेशन उस समय पूरा मान लिया जाता है जब जिसके लिए प्रस्ताव किया गया और उसकी जानकारी में आ जाए। तो करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सेक्शन 4 में इसकी डेफिनेशन दिया गया है, नहीं ये क्या है, हाँ सेक्शन 4 में इसकी डेफिनेशन दिया गया और उसके बारे में बताया गया कि प्रस्ताव का संबंध उस समय पूरा होता है जब ये स्वीकर्ता के ज्ञान में आ जाता है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन, यानी प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संबंध कब पूरा होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन कब पूरा होता है? तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि द एक्सेप्टर पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम, यानी जब स्वीकर्ता इसे उसके प्रति संबंध के मार्ग में डाल देता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि प्रस्तावक स्वीकर्ता ने क्या किया, लेटर बनाया और लेटर को डाक में छोड़ दिया, तो जिस दिन वो डाक में छोड़ देगा उसी दिन से प्रस्तावक के विरुद्ध लागू हो जाता है, भले ही प्रस्तावक तक वो लेटर बाद में पहुंचे, ठीक है। यही मतलब है इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर इज कंप्लीट व्हेन, स्वीकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति का संबंध कब पूरा होता है? स्वीकर्ता के विरुद्ध का मतलब यह है कि स्वीकर्ता ने अपनी स्वीकृति दे दी, ठीक है, तो उसका कम्युनिकेशन कब पूरा माना जाएगा? मान लीजिए मैंने स्वीकृति दे दिया, ठीक है, तो कब पूरा माना जाएगा? जब आप तक पहुंचेगा तब ना आप जान पाओगे, तभी तो पूरा माना जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? लिखा है यहाँ पे, करेक्ट आंसर है इट कम टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजल, यानी कि जब प्रस्तावक के पास तक वो सूचना पहुंच जाए, यानी उसके ज्ञान में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि एक प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर, यानी एक प्रस्ताव को किसी भी समय खंडित
किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले। तो वो कब तक किया जा सकता है? तो लिखा है करेक्ट आंसर होगा एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू द प्रपोजल, यानी स्वीकृति प्रस्ताव को संबोधित की जाती है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ये प्रश्न समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो फिर से एक बार समझा दो। समझे बेटा जया? ये प्रश्न नहीं समझे? कह रहा है कि ए प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर, यानी कि प्रस्ताव का खंडन किया जा सकता है कभी भी, लेकिन इससे पहले। किससे पहले? एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू द प्रपोजल। फॉर एग्जांपल कि मैंने प्रस्ताव दिया, ठीक है, कि मैं 100 रुपया में अपना ये पेन आपको दूंगा। अब मैं अपने इस प्रस्ताव का खंडन तभी तक कर सकता हूं जब तक आप इसे स्वीकार ना करें। आपने इसे स्वीकार कर लिया, ठीक है लाइए पेन हम 100 रुपये दे, तब मैं अपने प्रस्ताव को वापस नहीं ले सकता, रिवोक नहीं कर सकता। अब आपके समझ में आ गया? यानी आपने यस नहीं बोला, ठीक है, तब तक मैं उसे क्या कर सकता हूँ? नहीं, मैं 100 में नहीं दूंगा, अब 150 दे दूंगा। तो आप ये नहीं कर सकते नहीं अब हमें 100 नहीं चाहिए, क्योंकि आपने अपनी स्वीकृति नहीं दिया था। ठीक है, आप समझ गए? अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर उसके बारे में स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है, आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें 3 ऑप्शन दिखा रहा है, एक ऑप्शन नीचे होगा। लिखा है द लीडिंग केस रिगार्डिंग जर्नल ऑफर इज, यानी कि जो जर्नल ऑफर होता है उसके संबंध में जो महत्वपूर्ण केस है, कब जो है इसके बारे में चर्चा किया गया था? किस केस में चर्चा किया गया था? तो वो है कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। जब मैंने आपको पढ़ाया था कि स्मोक बॉल कंपनी ने ये सूचना दिया था कि ये दवा जो हम दे रहे हैं इसको लगातार 3 दिन तक 3 टाइम खाने के बाद अगर किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो जाता है तो उसे 100 पाउंड का वो हर्जाना देगा। अब श्रीमती कार्लिन ने जो है इस नियम का पालन किया था और उन्होंने 3 दिन तक लगातार दवा का सेवन किया, इसके बावजूद भी उनको सर्दी जुकाम हो गया, तो उन्होंने बाल स्मोक कंपनी के ऊपर मुकदमा दायर किया। तो वहां पर बाल स्मोक कंपनी ने ये बताने का प्रयास किया कि ये दवा खा रही है लेकिन ये हमको इसकी सूचना नहीं दी। तो वहां पर कोर्ट ने ये कहा था कि देखिए ये जो ऑफर आपने दिया है ये जनरल ऑफर है, इसे कोई भी व्यक्ति जो है एक्सेप्ट कर सकता है और वो आपसे बताने भी नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एन इनविटेशन टू ऑफर इज, देखिए प्रस्ताव का आमंत्रण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, इरादे का एकमात्र बयान, यानी कि मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। प्रश्न है कि प्रस्ताव का आमंत्रण क्या है? जैसे दुकान पे आप जाते हो तो दुकान पे देखते हो कि कैटलॉग प्राइस लगा होता है, ठीक है, रेलवे का भी जो है किराए की सूची लगी हुई है या ट्रेनों का टाइम लगा हुआ है। तो वो जो सूची वगैरह लगी हुई है वो इसलिए लगी है कि उसको आम जनता पढ़ के, कस्टमर पढ़ के हमें प्रस्ताव करेगा। तो आप रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप वहां पे मेनू कार्ड देखते हो, आपके पास आता है कैटलॉग प्राइस, उसमें से देख के आप कहते हो ठीक है भैया हमको जो है भाई हॉट डॉग खाना है ना, तो वो दुकानदार उस समय उपलब्ध रहेगा तब तो आपको हॉट डॉग बना के देगा, नहीं तो कहेगा भैया गर्म कुत्ता नहीं मिल सकता, ठंडा कुत्ता खा लो। ठीक, तो ये होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये प्रस्ताव नहीं हुआ कि प्रस्ताव को आमंत्रित करने के लिए प्रारंभिक कदम है, इसका थोड़ा सा समझाया गया है, इसमें 4 ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन अ शॉप विंडो विद प्राइस टैग इज जनरली कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वही जो अभी मैंने आपको बताया कि दुकान की खिड़की में मूल्य टैग के साथ माल का प्रदर्शन आमतौर पे क्या माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इमिटेशन ऑफ ऑफर, यानी कि सी। यानी कि ये नहीं है कि वो टांग दिया तो वो ऑफर दे रहा, नहीं, वो कह रहा है कि इसको देख के आप हमें ऑफर करिए,
हम बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे ये तय करेंगे। अगला क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड द प्रोमिसर एंड ऑफर ऑफरिंग या प्रोमिसिंग। किसको प्रोमिसर कहा जाता है और किसको प्रोमिसी कहा जाता है। तो जो प्रस्तावक होता है वो क्या होता है, प्रोमिसर, और जो एक्सेप्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोमिसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, ए प्रपोजल लैप्स इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट गिवन विदिन। कह रहा है कि कोई प्रपोजल लैप्स हो सकता है, अगर लैप्स मतलब समय व्यतीत हो सकता है यदि उसे एक निश्चित समय के अंदर स्वीकार ना किया जाए। तो पूछ रहे हैं वो कौन सा निश्चित दिन होगा। तो भैया निश्चित दिन वो होगा जो प्रस्तावक बताया होगा। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन है द टाइम प्रिस्क्राइब बाय द प्रपोजल, ये भी सही है। और दूसरा है ए रीजनेबल टाइम इवन इफ नो टाइम इज प्रिस्क्राइब, एक उचित समय भले ही कोई समय निर्धारित न होगा। ठीक है, तो एक रीजनेबल टाइम होता है, उचित टाइम। जैसे मान लो आप सब्जी की दुकान पे गए, ठीक है, तो आप 4 बजे गए, क्या भैया ये गोभी अलग रख दीजिए, अभी हम आपको लेके जाएंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो गोभी जिंदगी भर बाहर रखा रहेगा, है ना। 2 घंटे तक आप नहीं आओगे तो फिर वो गोभी क्या करेगा, किसी और को बेच देगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी, यानी कि जो समय आपने दिया था उस समय के अंदर एक्सेप्ट करना क्या है, आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 30, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट इज कॉल्ड। आचरण द्वारा स्वीकृति को क्या कहा जाता है। यानी कई बार व्यक्ति ऐसा होता है कि न मुंह से बोलता है, ठीक है, और न लिख के देता है कि हम आपके ऑफर को स्वीकार करते हैं, बल्कि वो ऐसा आचरण व्यवहार करता है जिससे पता चल जाता है कि ऑफर एक्सेप्ट कर लिया गया। जैसे आप घड़ी की दुकान पे गए, आप घड़ी वाले से कहे भैया कि ये 1000 वाली घड़ी जो आपने 1000 लिखा 800 में दे दीजिए। अब उसने ना हाँ किया ना नहीं किया, बल्कि घड़ी उठा के आपके बाह में बांध दिया, इसका मतलब ऑफर क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इम्प्लीज्ड एक्सेप्टेंस। इम्प्लीज्ड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, ठीक है, जो आचरण व्यवहार या कार्य के द्वारा किया जाता है उसे इम्प्लीज्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, डाक के माध्यम से दिए गए प्रस्ताव के मामले में स्वीकृता द्वारा स्वीकृति का खंडन कब किया जा सकता है। इन द केस ऑफ एन ऑफर थ्रू द पोस्ट द रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द एक्सेप्टर कैन बी डन। यानी कब किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है एट एनी टाइम बिफोर इट्स रीच द प्रपोजल, यानी कि किसी भी समय इससे पहले कि वह प्रस्ताव तक पहुंचे। ठीक है, लेटर पहुंचने से पहले आप किसी भी समय कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने स्वीकृति पत्र डाल दिया 12 तारीख को, अब वो स्पीड पोस्ट है तो आमतौर पर माना था कि स्पीड पोस्ट 15 तारीख को पहुंच जाएगा, लेकिन आप 14 को उसका रिवोकेशन करना चाहते हो, 14 को अगर आपने लेटर डाल दिया रिवोकेशन का तो वो रिवोकेशन माना जाएगा। ठीक है, 15 को उसको मिलेगा स्वीकृति पत्र, 2 दिन बाद मिलेगा रिवोकेशन, लेकिन वो चूंकि पहुंचने से पहले डाल दिया गया था इसलिए वो रिवोक माना जाएगा, यानी खंडित माना जाएगा। यहाँ पर उसके बारे में जो है लिखा हुआ है सेक्शन 5 में। ठीक है, तो आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। आगे की वीडियो में सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, इसमें कुछ क्वेश्चन के नीचे जो है एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, which types of offer is made to specific person or group। किस प्रकार का प्रस्ताव किसी विशिष्ट व्यक्ति या समूह को किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो अगर ये विशिष्ट है, ठीक है, तो स्पेसिफिक पर्सन को किया जाता है। जैसे जो ऑफर होता है वो 2 तरह का होता है, एक जनरल ऑफर होता है और एक स्पेसिफिक ऑफर होता है। जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन स्पेसिफिक ऑफर जो होता है, जो विशिष्ट होता है, वो वही व्यक्ति क्या कर सकता है, स्वीकार कर सकता है, कोई अन्य व्यक्ति इसे स्वीकार नहीं कर सकता। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 33, इफ द ऑफरी मतलब यह है प्रोमिस, ठीक है ना, एक्सेप्टर जो होता है, अटेम्प्ट
टू चेंज द टर्म ऑफ द ओरिजिनल ऑफर इज नो एज, यानी यदि स्वीकर्ता मूल प्रस्ताव की शर्तों को बदलने का प्रयास करता है तो इसे क्या कहा जाए। जैसे मैंने आपसे कहा कि 1000 रुपये में आप ये चेयर हमें दे दीजिए, मैंने ऑफर किया कि 1000 रुपये में चेयर आप दे दीजिए। अब आप उस प्रस्ताव में परिवर्तन करके कहते हैं नहीं 1100 रुपये में आपको चेयर देंगे, तो मेरा प्रपोजल आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, उसमें जो है अमेंडमेंट कर दिया, तो इसे कहा जाता है काउंटर ऑफर। ठीक है, बल्कि आपने हमें ऑफर दे दिया, तो क्या बोला जाता है इसे, काउंटर ऑफर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, तो इसी से ले लेते हैं। जिस व्यक्ति को प्रस्ताव किया गया उसके विरुद्ध प्रस्ताव का खंडन कब पूरा होता है, यानी कि जिस लिखा है कि जिस व्यक्ति को प्रपोजल दिया गया, ठीक है, उसके विरुद्ध प्रस्ताव का खंडन कब पूरा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है कि इट कम टू हिज नॉलेज, जब यह उसके ज्ञान में आता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अरे क्या मौन स्वीकृति को स्वीकृति माना जा सकता है। अरे भाई आप मन में कोई चीज स्वीकार कर लीजिए तो हम भगवान कृष्ण थोड़ी ना कि जान जाएंगे कि आपने क्या कर लिया, इसे एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नहीं। मन में आप स्वीकृति नहीं दे सकते, स्वीकृति आप दे सकते हैं मुंह से बोल के, लिखित या कोई आचरण व्यवहार करके। अगर मुंह से बोल के या लिखित रूप से आप लेते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस, और यदि आप आचरण व्यवहार से करते हैं तो इसे बोलते हैं इम्प्लीसिट एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। यदि प्रस्ताव में कोई स्वीकृति की शर्त पहले से बिना सूचना के रोजाना निभाई जाती है तो क्या वो स्वीकृति मानी जाएगी। कह रहा है कि इफ ए कंडीशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज रेगुलरली परफॉर्म विदाउट ऑब्जेक्शन विल बी कंसिडरेशन एक्सेप्टेंस। इसका मतलब यह है कि जैसे बिना तय किए एक निश्चित तरीके से रोज काम हो रहा है ना, कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो क्या उसे माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। अब अगली बार अगर नहीं हुआ, जैसे मान लो दुकान में सामान दूध खरीदने जाते हैं, हर बार दुकानदार बिना कहे आपको पॉलिथीन में दे देता है, ठीक है, आप लेके आते हो वो दे देता है, आप कभी ध्यान नहीं देते। एक दिन बिना पैकेट के आपके हाथ में इस ठंडी में क्या करे, दूध का पैकेट आपके हाथ में रखते हैं, तो आप वहां ऑब्जेक्शन करोगे कि नहीं, अरे भाई क्या रख दिया गलने लगा, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो बोला है हाँ, ठीक है, यानी आप इस आधार पर कह सकते हो कि आप दूध नहीं लेंगे भाई बिना पॉलिथीन के, है कि नहीं। तो कहेगा नहीं ये तो तय नहीं हुआ था, लेकिन नहीं भी हुआ था तब भी वो मान्य हुआ। 36 प्रस्ताव द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार करने की सूचित समय सीमा समाप्त होने पर क्या होता है, यानी कि व्हाट हैपेंस व्हेन द टाइम लिमिट फॉर एक्सेप्टेंस गिवन बाय द ऑफरर एक्सपायर। कोई ऑफर दिया गया, उसकी एक निश्चित सीमा थी, अगर वो समय बीत गया तो क्या होगा, ऑफर लैप्स हो जाएगा, ठीक है, आप उसे स्वीकार नहीं कर सकते, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप जो है इस चैप्टर से जो हमने 36 क्वेश्चन दिया, ये प्रयास किया कि प्रत्येक टॉपिक को क्या किया जाए, कवर किया जाए। क्योंकि एग्जाम है, आप बहुत लंबे समय तक पढ़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए मुझे भी मजबूरी में बिना कम समझाए जल्दी जल्दी आपको केवल क्वेश्चन और उसका आंसर बताना पड़ा, ठीक है। फिर भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगला क्लास आपको जो है समय से जैसे ही अपलोड हो तुरंत आपको मिल जाए। धन्यवाद।